गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली कुछ कक्षाओं में हमने महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था, जिसमें खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधनों की हमने बात की थी। ऊर्जा संसाधनों में आखिरी टॉपिक जो हमने पढ़ा था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको कृषि के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर आज हम पढ़ेंगे। भारत में कृषि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखिए, कृषि आप सभी परिचित है इससे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सभी को मालूम है, भारत में सर्वाधिक अगर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं तो कृषि और कृषि से रिलेटेड जितने भी संसाधन हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनके माध्यम से सर्वाधिक रोजगार लोगों को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ भारतीय लोगों का जो जीवन है वो जीवन कृषि से जुड़ा हुआ है। भारतीय लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय कृषि का अध्ययन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें भारत के सकल घरेलू उत्पाद की, जिसको जीडीपी कहते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, जीडीपी अक्सर चर्चा होती रहती है इसकी आमतौर पर। तो भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला अगर कोई तत्व है तो वो क्या है? कृषि। कृषि और कृषि के ऊपर आधारित उद्योग और उनसे बने उत्पाद सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ये बात भी ध्यान रखने होती है। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? पहले तो ये बात है इम्पोर्टेंट, क्योंकि कृषि पढ़ेंगे हम, तो सकल घरेलू उत्पाद ये जरूर आपको आएगा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कोष्टक में कहते हैं इसको जीडीपी। यानी कि किसी एक क्षेत्र में एक समय की एक निश्चित अवधि में, एक क्षेत्र या एक देश मान लीजिए, उसमें समय की एक निश्चित अवधि यानी कि एक साल में 365 दिन में उत्पादित किए गए कुल माल या संसाधन जो होते हैं, उत्पादित किए गए कुल संसाधनों की या माल की कीमतों से इसका मतलब है। दूसरे शब्दों में समझिए इसको कि किसी एक देश में समय की एक अवधि में जितना भी माल उत्पादित किया जाता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, उस सभी के योग को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, उस योग के मूल्य को। ठीक है ना? उसमें सर्वाधिक योगदान करने वाला किसका है? कृषि का। सर्वाधिक कौन योगदान करता है? कृषि। वालेकुम सलाम। कौन योगदान करता है भाई? कृषि। कृषि का सर्वाधिक इसमें योगदान है। अब आपको मालूम होगा स्वतंत्रता के समय कृषि का योगदान 56.46% था भारत की जीडीपी में। कितना था? 56.46। लेकिन अब आपको मालूम होगा वर्तमान का जो समय है ये आधुनिक समय है, तकनीकी का समय है। उद्योगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कई अलग अलग चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है। लोग बाग कृषि से पीछे हटे हैं। कृषि आधारित जो जनसंख्या थी उसमें कमी आई है। इस वजह से चालू वित्त वर्ष 2016-17 इसके अंदर यह कृषि का अनुपात घट करके कितना रह गया है? सब 56.4 से 17.4 रह गया है। ठीक है, वर्तमान में यानी कि 2016-17 के दौरान 17.4% योगदान है कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, तो ये बात आपको आंकड़ा ये याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत की कुल 49% जनसंख्या कितनी? भारत की कुल 49%
भारत की कुल कितनी 49%, 49% जनसंख्या किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। ठीक है, कृषि करती है, ऐसा समझ लीजिए आप। भारत की 49% जनसंख्या कृषि करती है, यानी कि आधी से थोड़ा सा कम जनसंख्या कृषि करती है। और देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। ठीक है, देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। उसका 51% कितना होगा? लगभग 17 लाख के आसपास। देश के लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या की जाती है? कृषि। ठीक है, बात आपको समझने की है, ये दोनों आंकड़े भी आप लिख लेंगे। अब देखिए, भारतीय जो कृषि है, भारतीय कृषि को विद्वानों ने 15 जलवायुविक प्रदेशों में बांटा है। 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, विद्वानों ने 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से 15 जलवायु प्रदेश है, ये आने वाले समय में हम समझेंगे जब भारतीय कृषि की जलवायु प्रदेशों का हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम भारतीय कृषि का अध्ययन कर रहे हैं, तो भारतीय कृषि में भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों को पहले हम पढ़ लेंगे। ठीक है, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है अक्सर। भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, टॉपिक डाल लीजिए आप, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि भारतीय कृषि है वो किन किन कारणों से प्रभावित होती है, ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिनकी वजह से भारत की कृषि प्रभावित होती है, उन सभी को हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारक है भौतिक कारक। मैं आपको केवल ये कारक लिखाऊंगा, अंदर की बात आपको लिख लेनी है। ठीक है, भौतिक कारक। भौतिक कारक किसको कहते हैं? जो प्रकृति से जुड़े हैं, या प्राकृतिक कारक भी कह सकते हैं इसको। भौतिक कारकों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वर्षा। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, या वर्तमान में कहे तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता था। वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंचाई सुविधाएं, बोरिंग वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह हर जगह उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वर्षा के ऊपर काफ़ी हद तक हमारी कृषि डिपेंड करती है। ठीक है, तो वर्षा हो गया, मानसून हो गया। ठीक है, इसके अलावा आर्द्रता, नमी। ठीक है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं वहाँ बारिश तो होती है लेकिन आर्द्रता नहीं रह पाती। जैसे चावल की फसल है, चावल की फसल में लगभग 70 से 75 दिन तक पानी रहना आवश्यक है उसकी पेड़ की जड़ों में। तो वह कृषि किस क्षेत्रों में होगी? जैसे मान लीजिए कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बरसात तो होती है लेकिन पानी बह करके चला जाता है, रुकता नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में चावल की कृषि को उत्पादन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आर्द्रता होनी चाहिए। तीसरी क्या बात है भौतिक कारकों में? मिट्टी। भारत विविधताओं वाला देश रहा है शुरू से। भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली, पीली, नीली, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। सभी मिट्टियों की विशेषताएं अलग होती है, किसी में नाइट्रोजन की कमी होती है, किसी में फास्फोरस की कमी होती है, तो किसी में कार्बनिक यौगिकों की कमी होती है, किसी में किसी की अधिकता होती है। तो अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग फसल पैदा की जा सकती है। ठीक है, तो भारतीय मिट्टी भी इसके ऊपर असर करती है। साथ ही साथ तापमान, भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान पाया जाता है। इतने ज़्यादा तापमान में फसलों को उगाना संभव नहीं है, जैसे भारत का पश्चिमी मरुस्थल। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत कम तापमान पाया जाता है, वहाँ भी फसलों को उगाना संभव नहीं है, जैसे कि द्रास, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला क्षेत्र, वहाँ बहुत कम तापमान पाया जाता है, वहाँ फसलों को उगाया जाना संभव नहीं है। तो तापमान, वर्षा, जलवायु, मानसून की स्थिति, मिट्टी और स्थलाकृतिक ढाल। स्थलाकृतिक ढाल क्या होता है? देखिए, किसी भी प्रदेश में कृषि करने के लिए वहाँ न्यूनतम ढाल का होना आवश्यक है। थोड़ा ढाल होना चाहिए ताकि जो पानी है वो बह करके आगे चला जाए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाएगी तो पानी वहीं पर भरा रह जाएगा, वहाँ भी दलदली क्षेत्र बन जाएगा और फसलें गल जाएगी, तो वहाँ भी कृषि करना संभव नहीं है। तो ये 4-5 कारक है भौतिक कारकों में।
इन सभी का होना आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में कृषि करने के लिए। बात समझ में आ रही है आपके? चलिए इसके बाद देखते हैं अन्य कारकों में दूसरा है संस्थागत कारक। संस्थागत कारक, पहला भौतिक कारक था, दूसरा संस्थागत कारक। संस्थागत कारकों में क्या है? भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक है। संस्थागत कारकों में सबसे पहला है बिचौलिए। बिचौलिए क्या करते हैं? किसान से फसल को खरीद लेते हैं, अपने यहाँ स्टोर करके रखते हैं, और जब बाजार में उस चीज़ की, उस फसल की कमी होने लगती है तो अपने स्टोर किए हुए चीज़ को निकाल करके ऊंचे दामों में बेचते हैं। तो किसान की मेहनत का मुनाफा किसको मिल रहा है? बिचौलियों को। तो ये संस्थागत कारकों में सरकार की एक कमी है, बिचौलियों को। अभी भी आज के अखबार में एक पढ़ा था मैंने कि अडानी ग्रुप का एक नोएडा में 10 साल तक उसमें गेहूं का भंडारण किया जाता है, ऐसा भंडार गृह मिला है, ऐसा भंडार गृह पाया गया है। किसान आंदोलन फिलहाल चल रहा है पंजाब हरियाणा की तरफ, किसान सरकार से मांगे रख रहे हैं अपनी, किसान आंदोलन चल रहा है। तो किसान आंदोलन के तहत क्या हो रहा है कि वहाँ पर कई सारे ऐसे उद्योगपति है, कई सारे ऐसे बड़े बड़े जो है सेलर्स है, वो क्या कर रहे हैं कि गेहूं का, किसानों की फसलों का कम कीमत पर उनको खरीद करके उनका भंडार करके रख रहे हैं, और जब ऊंची कीमत आती है, अच्छी कीमत आती है, उसको वहाँ पे बेचते हैं। 10 साल तक किसी भी गेहूं को या अन्य फसल को वहाँ पे भंडार करके रखा जा सकता है। ऐसे ऐसे भंडार गृह बनाए गए हैं। तो ये बिचौलियों का काम है। बिचौलिया किसान का अच्छा खासा जो मुनाफा किसान कमा सकता है, उसको लेकर के रख लेते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारक है चकबंदी। चकबंदी क्या होता है गुरुजी? चकबंदी कहते हैं किसान की छोटी छोटी, देखिए पहले के किसान क्या थे, उनकी भूमि अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करती थी, अलग अलग जगह पे। जैसे मान लीजिए 4 बीघा वहाँ, 2 बीघा वहाँ, 2 बीघा वहाँ, 2 बीघा वहाँ, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी भूमि हुआ करती थी। तो क्या हुआ, सरकारी एजेंसियों ने, भू राजस्व विभाग ने उन सभी को मिलाकर के जितनी भूमि बनती है, उस भूमि को किसान को एक ही जगह प्रोवाइड कराने की बात कही। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में, ये एक किसान है, इस किसान की भूमि यहाँ 2 बीघा थी, यहाँ 3 बीघा थी, यहाँ आधा बीघा थी, यहाँ थोड़ी सी थी, यहाँ थोड़ी सी थी। इस तरीके से इस किसान की भूमि 5 जगह डाइवर्ट थी, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो भू राजस्व विभाग क्या करता है, इन सभी की भूमि को जितना हुआ, जैसे मान लीजिए ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये आधा हुआ, ये 1 सही 1/2 हुआ, और ये 2 हुआ। इस तरीके से ये 2 2 4 3 7, 7 और 2 9। इस तरीके से किसान के पास कितनी भूमि है? 9 बीघा भूमि है, 9 हेक्टेयर भूमि, 9 एकड़ भूमि है, कुछ ही मान लीजिए आप। 9 हेक्टेयर भूमि है किसान के पास, लेकिन वो अलग अलग 5 जगहों पर है। तो किसान को क्या है, ये 9 हेक्टेयर भूमि एक ही जगह प्रोवाइड करवा दी जाती है। चकबंदी उसको कहते हैं। यानी कि खेत के छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह जो है उसको प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, इसको चकबंदी कहते हैं। तो ये चकबंदी के माध्यम से भी भारतीय कृषि प्रभावित होती है, ठीक है। चकबंदी का नियम जब नहीं था तो किसान को यहाँ भी वक्त देना पड़ता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, अलग अलग 5 जगह उसको वक्त देना पड़ता था, अलग अलग 5 जगह मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, अलग अलग 5 जगह ट्रैक्टर चलाने पड़ते थे, और वहाँ पर मजदूरी करवानी पड़ती थी। अब यहाँ क्या हुआ, किसान की मेहनत यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये चकबंदी है। इसके बाद लगान है, जिसको कर कहते हैं। सरकारी एजेंसियां भूमि पर कर लेती है, उसके माल के भाड़े के ऊपर कर लेती है, उसके माल के उत्पादन के ऊपर कर लेती है, इसको लगान कहते हैं। उस लगान की वजह से भी भारतीय कृषि जो है प्रभावित होती है। ये संस्थागत कारकों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा काश्तकारों के अधिकारों के, काश्तकार किसको बोलते हैं? किसानों को बोलते हैं। काश्तकारों के अधिकारों, किसानों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, ये भी है एक। सरकारी नीतियां हैं, कुछ सरकारी नीतियां हैं, शोषणकारी नीतियां, जिससे किसान को फ़ायदा नहीं होता। जैसे समर्थन मूल्य किसानों का कम कर दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, किसानों को थोड़ा सा नुकसान कर देती है। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों से भारतीय कृषि प्रभावित होती है। ये संस्थागत कारकों के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद जो अगला है उसको कहते हैं संरचनात्मक कारक।
अगला क्या है? संरचनात्मक कारक। संरचनात्मक कारकों के अंतर्गत क्या है? देखिए, संरचनात्मक कारकों के अंतर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए या कृषि की विशेष योग्यता के लिए क्या करते हैं? कृषि में विशेष प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, उन पे शोध किया जाता है। जैसे कृषि में आप देखते हो आजकल बहुत सारे नए नए ट्रैक्टर्स, जिनके पीछे हार्वेस्टर वगैरह तमाम तरीके की मशीनें लगती है। इंसान को केवल उनको ऑपरेट करना होता है, करना कुछ नहीं होता। बाकी बीज वो डाल देगी, खेत वो जोत देगी, बो भी देगी, इसके अलावा फसलों को काट भी देगी। फसल काटने के बाद उसमें से जो मुख्य फसल है उसको निकाल लेगी, तूड़ा अलग कर देगी। सब कुछ करने का काम केवल और केवल मशीनें कर रही है आज के ज़माने में। तो ये तकनीकी है। इन तकनीकों पर काम करने का काम कौन करती है? संरचनात्मक कारक। ठीक है, इसकी वजह से भारतीय कृषि प्रभावित हुई है। पहले उत्पादकता कम थी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए नए उर्वरक बीजों का इस्तेमाल किया गया है, हाइब्रिड बीज वगैरह आए हैं, ये सभी। इसके अलावा कृषि पे नए नए शोध होते रहते हैं। कौन सी मिट्टी में कौन सी कृषि करी जाती है, कितना तापमान उसको चाहिए, कितना मात्रा में उसको पानी चाहिए, कब कब पानी चाहिए, ये सभी चीज़ें। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट ये वगैरह खाद वगैरह जो आती है, उर्वरक, इनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें संरचनात्मक कारकों के अंतर्गत आती है। इससे भी भारतीय कृषि जो है प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ इनमें कृषि के ऊपर कई सारे शोध हो रहे हैं, रासायनिक विधियों के ऊपर शोध हो रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उन सभी के ऊपर शोध किए जा रहे हैं, नवीनतम शोध किए जा रहे हैं। उन शोधों के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सी कृषि करना उपयोगी रहेगा। इसके अलावा कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कृषि नहीं की जा सकती थी, वर्तमान समय में तकनीकी के उपयोग के माध्यम से वहाँ कृषि किया जाना संभव हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान एक शुष्क प्रदेश था, लेकिन पता चला कि शुष्क प्रदेश की जो मिट्टी है, बलुई मिट्टी, उस बलुई मिट्टी में उत्पादकता अत्यधिक पाई जाती है। तो वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पानी पहुँचाकर, तापमान की तो कोई कमी नहीं है, वहाँ पे ऐसी ऐसी फसलें उगाई जाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ किसके माध्यम से हुआ है? तकनीकी के माध्यम से। अत्यधिक जहाँ पर तापमान होता था वहाँ पर हरित गृह बनाए गए हैं, ग्रीन हाउस बनाए गए हैं, उनके अंदर पेड़ पौधों को रखा गया है ताकि तापमान उनको लिमिट का मिलता रहे और तापमान अंदर आने के बाद उनकी नमी प्रभावित ना हो। हरित गृह का मतलब क्या होता है? देखिए, ये इस तरीके का एक टैंक बना देते हैं, एक दीवार सी बना देते हैं ऊपर हरी। इसमें क्या है? सूरज की किरणें आ तो जाती है तापमान लेकर के, लेकिन जितना तापमान उनमें होता है उतना तापमान अंदर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बाहर रिफ्लेक्ट हो जाता है वो। ठीक है, लेकिन अंदर आने के बाद ये पेड़ है, मान लीजिए कोई पौधे हैं छोटे छोटे, ये पौधे हैं, तो इन पौधों में क्या है? इन पौधों को गर्मी मिलती है। आप किसी कांच के घर में रहिए थोड़ी देर के लिए तो आपको गर्मी लगेगी अंदर, इतना तापमान नहीं लगेगा जितना बाहर है, लेकिन तापमान आपको गर्मी महसूस जरूर होगी। तो इसी तरीके से यहाँ गर्मी तो हो जाती है। अब इस गर्मी के कारण पेड़ पौधे जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी कि जो क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के इसके चारों तरफ ये जो नीली हरी पन्नी लगी रहती है, इस हरी पन्नी के कारण वाष्पोत्सर्जन का जो वाष्प होता है वो बाहर नहीं जा पाता, इस वजह से यहाँ नमी बनी रहती है। तो ऐसी तकनीक ग्रीन हाउस वाली जो तकनीक है, इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी क्या है? संरचनात्मक कारकों के अंतर्गत है। इससे भारतीय कृषि प्रभावित हो रही है। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक दक्षता भी इसको प्रभावित करती है। राजनीतिक और प्रशासनिक दक्षता। राजनीतिक और प्रशासनिक दक्षता के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, कई सारी नीतियां होती है जो किसानों के खिलाफ होती है, कई सारी नीतियां होती है जो किसानों के समर्थन में होती है। जिस तरीके से अभी कई सारी नीतियां राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को तारबंदी के लिए अलग से पैसा दिया जा रहा है। किसान निधि, पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत जिसके भी 2 बीघा से ज़्यादा खेत है उसको पैसा दिया जा रहा है ताकि उसका कल्याण हो सके। अगर उत्पादन भी नहीं है तो भी किसान अपना खर्चा चला सके। इस तरीके की किसान कल्याणकारी योजनाओं के तहत ये राजनीतिक और प्रशासनिक दक्षता की वजह से ही संभव हो पाया है। ठीक है, अगर राजनीतिक पार्टियां किसानों के हित में कुछ करना चाहती है तो वहाँ भारतीय कृषि प्रभावित होती है। ठीक है, अगर राजनीतिक पार्टियां, प्रशासनिक अमला
इसके प्रति उदासीन रहता है तो भारतीय किसान मायूसी की स्थिति में आ जाता है, और मायूसी की स्थिति में वो कई सारे ऐसे कदम उठा देता है जो बेहतर नहीं होते हैं। इस कारण क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक अमले को किसानों के साथ हमेशा खड़ा होने की ज़रूरत होती है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि किसान की जो खेती होती है एक तरीके का जुआ होती है। अगर किसान की जो मानसून हुआ, मानसून बेहतर रहा तो किसान की खेती अच्छी होती है, उसको फ़ायदा होता है। अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ, अगर मानसून अच्छा ना हुआ तो किसान क्या करता है, किसान विवश हो जाता है आत्महत्या करने के लिए, कुछ ऐसा गलत कदम उठाने के लिए, जिस वजह से धीरे धीरे किसानों में मायूसी छाने लगती है और वो अपनी ज़िंदगी से ही छुटकारा पाने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये कुछ कारक है जिस वजह से भारतीय कृषि प्रभावित होती है। इसके अलावा तकनीकी दक्षता कह सकते हैं हम भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाली कारक। तकनीकी दक्षता, जिसमें हम संरचनात्मक कारकों में हम पढ़ चुके हैं। तकनीकी दक्षता के अंतर्गत कुशलता, किसान कॉल सेंटर और किसान ज्ञानवाणी, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में एक सब्जेक्ट चालू कर दिया गया है व्यापक क्षेत्र पर लोगों को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेने के लिए, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, उसमें नवीन शोध होते रहते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से नई शोध तकनीकों के माध्यम से किस फसल को पैदा करना किस मौसम में बेहतर रहेगा और कौन सी फसल हमको अत्यधिक लाभ कमा करके दे सकती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर उसमें डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर बनाए गए हैं कई जगह। किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसान किसी भी फसल से संबंधित जानकारी ले सकता है। उस कॉल सेंटर पे बात करके हमेशा वो कॉल 1551 कॉल सेंटर के नंबर है, उसमें आप बात कर सकते हैं किसी भी समस्या से संबंधित, किसी भी फसल से समस्या से संबंधित कोई भी बात आप उसमें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारतीय कृषि को प्रभावित करती है। अब इसके बाद दो शब्द है, देखिए, शस्य गहनता। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, शस्य गहनता। शस्य का मतलब होता है फसल से और गहनता का मतलब होता है कितनी बार। यानी कि शस्य गहनता का सीधा मतलब ये होता है किसी एक कृषि वर्ष में, एक खेत में, किसी एक कृषि वर्ष में एक खेत में कितनी बार फसलें उगाई गई है, उन फसलों की संख्या क्या कहलाएगी, शस्य गहनता। क्या कहलाएगी, शस्य गहनता। दोबारा सुनिए, किसी एक कृषि वर्ष में एक खेत पर एक वर्ष में कितनी फसलें उगाई गई है उसको शस्य गहनता कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक खेत है, इस एक खेत में जो है मार्च अप्रैल में क्या उगा लिया गया है, यहाँ पर बाजरा। ठीक है, मार्च अप्रैल में बाजरा उगा लिया गया इसी खेत पर। मार्च अप्रैल में कटने के बाद, अप्रैल के बाद जस्ट अप्रैल मई में इसी खेत पर क्या उगा लिया गया, मार्च अप्रैल में ये उगाया गया। मार्च अप्रैल में कटने के बाद ये कटा, मान लीजिए अगस्त सितंबर में कटा है, तो सितंबर में इसी खेत पर जो 1 या 2 महीने की वाली फसलें होती है, जैसे ककड़ी वगैरह, चारा वगैरह, ये उगा लिया गया, तो 2 फसलें हो गई। फिर इसके बाद अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें उगा दी गई। अक्टूबर नवंबर रबी की फसलें उगा दी गई। तो क्या हुआ, इस एक ही खेत को 3 बार इस्तेमाल कर लिया गया साल में। इस एक ही खेत को साल भर में कितनी बार इस्तेमाल कर लिया गया, 3 बार। तो एक ही खेत से 3 फसलें उगा ली गई। इस विधि को क्या कहते हैं, शस्य गहनता कहते हैं, फसल गहनता या शस्य गहनता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। दोबारा सुन लीजिए, शस्य गहनता किसको कहते हैं, किसी एक कृषि वर्ष में एक खेत में, खेत को जोत भी कहा जाता है, ठीक है, एक कृषि वर्ष में एक खेत में उगाई गई फसलों की संख्या क्या कहलाती है, शस्य गहनता। ठीक है, उदाहरण के लिए एक खेत में पहले 3 महीने के लिए उगा ली गई बाजरे की फसल, फिर 3 महीने के लिए उगा ली गई कोई जायद की फसल जिसमें छोटे मोटे ककड़ी, खीरा वगैरह, ये तरबूज वगैरह। फिर इसके बाद अगले 3 महीने के लिए उसमें क्या उगा लिया गया उसमें उगा लिया गया गेहूँ, सरसों वगैरह। इस तरीके से एक खेत में 3 फसलें ले ली गई
इस प्रकार एक खेत में जितनी ज़्यादा फसलें ली जाएगी उसको शस्य गहनता या फसल गहनता के नाम से जाना जाता है। बात बिल्कुल आसान है। इसके अलावा एक शब्दावली और होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। दूसरी शब्द, ये तो शस्य गहनता है, और दूसरी शब्दावली होती है शस्य विविधता। शस्य विविधता। शस्य विविधता क्या होती है गुरुजी? शस्य विविधता का मतलब ये होता है किसी एक खेत में एक बार में कितनी फसलें उगाई गई है। इसमें वर्ष नहीं है, किसी एक खेत में एक बार में कितनी फसलें उगाई गई है उसको फसल विविधता के नाम से जाना जाता है। फसल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई खेत है, इस खेत में यहाँ पर 1/3 क्षेत्र में चारा उगा लिया गया और दूसरे तिहाई क्षेत्र पर क्या उगा लिया गया? गेहूँ उगा लिया गया, और तीसरे तिहाई क्षेत्र पर इसमें क्या उगा लिया गया? सरसों। तो इसी तरीके से एक खेत में एक बार में कितनी फसलें उगा ली जाती है उसको शस्य विविधता कहते हैं। ठीक है, शस्य गहनता हमारे समझ में आ गया होगा। शस्य विविधता, शस्य का मतलब होता है फसल, क्रॉप। ठीक है, उसको क्रॉप इंटेंसिटी कहते थे। बात समझ में आ गई होगी आपके शस्य गहनता और शस्य विविधता के संबंध में। ठीक है, इतनी बातें हमारे समझ में आ गई है। तो इसके बाद कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं कुछ देख लेते हैं हम, जो अक्सर हम पढ़ते आते हैं, कक्षा 8 से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं हम, फिर हमारे सिलेबस में है तो हमको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक बताऊंगा, अंदर की बात आप स्वयं लिख सकते हैं। क्या है भारतीय कृषि की विशेषताएं? भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि ये अपने आप में एक अलग कृषि है। विश्व की जितनी भी कृषि प्रणालियां हैं उन सभी में एक अलग प्रकार की भारतीय कृषि है। विविधताएं पाई जाती है कृषि के अंतर्गत, कई सारी फसलें ले ली जाती है, और सबसे ज़्यादा जो मुख्य विशेषताएं भारतीय कृषि की है, जो अन्य देशों से बिल्कुल विविध है, बिल्कुल अलग है, उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो भारतीय कृषि की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है? निर्वाह प्रकार की कृषि। निर्वाह के आगे आप जीवन भी लिख सकते हैं, जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि। भारतीय कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवन निर्वाह करना। व्यापारिक उद्देश्य से बहुत कम कुछ ही राज्य हैं जहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ और पश्चिमी यूपी हुआ। यहाँ पर सिंचाई की उन्नत सुविधा है, यहाँ पर ही केवल व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। बाकी अधिकतर भारतीय क्षेत्र में निर्वाह प्रकार की कृषि की जाती है। किसान खेत में कृषि करता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य साल भर की जो कमाई है उसको करना होता है। साल भर अपने लिए, उसके लिए खाद्य उत्पादन हो जाए, इतना उसका केवल उद्देश्य होता है, और बचा कुचा कुछ माल है उसको बेच करके अपना जीवन निर्वाह कर ले। व्यापारिक उद्देश्य उसका नहीं होता। तो पहली भारतीय जो कृषि की विशेषता क्या है? निर्वाह कृषि। दूसरा विशेषता क्या है? भारतीय कृषि पर जनसंख्या का उच्च दबाव है। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का उच्च दबाव है। भारतीय कृषि, किसान खेती तो करता है, लेकिन एक खेत के ऊपर कई सारे लोग डिपेंड होते हैं। भारतीय कृषि के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं, यानी कि ये समझ लीजिए 1 बीघा का खेत है, उस 1 बीघा के ऊपर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। यानी कि भारत में कृषि क्षेत्र तो सीमित है, लेकिन उस कृषि क्षेत्र पर जो निर्भर जनसंख्या है वो अधिक है। कह सकते हैं कि भारतीय कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव पाया जाता है। इसके बाद कृषि फसलों में तीसरा टॉपिक है कृषि फसलों में खाद्य उत्पादन की अधिकता। खाद्य उत्पादन की अधिकता, यानी कि इसमें कह सकते हैं हम कि भारत में जितना भी फसलों का उत्पादन किया जाता है, उन सभी फसलों के उत्पादन में
सर्वाधिक मात्रा में जिस फसल का उत्पादन किया जाता है वो खाद्यान्न फसलें होती है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से चावल है, गेहूँ है, चना है, मटर है, इसके अलावा मक्का है, ये सभी मोटे अनाज कहते हैं इनको, बाजरा है, इन सभी की प्रधानता होती है। मुख्य रूप से ये फसलें ही उगाई जाती है। तो कह सकते हैं कि जितनी भी फसलों का उत्पादन होता है भारत में, उनमें खाद्यान्न फसलों की अधिकता होती है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि कैसी है, निर्वाह प्रकार की कृषि है। भारतीय कृषि में व्यापारिकता बहुत कम मायने रखती है। मिश्रित कृषि, भारतीय कृषि कैसी होती है, मिश्रित प्रकार की होती है। मिश्रित कृषि देखिए, मिश्रित कृषि का मतलब यह होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी, ठीक है, कृषि हम कर रहे हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मिश्रित कृषि से मतलब यह है कि भारत में कृषि की जाती है मोटे अनाजों के लिए, लेकिन साथ साथ उसी मोटे अनाजों के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार की फसलें, जैसे चारा हुआ, जैसे छोटे मोटे खाने पीने के सामान, मसाले वगैरह, मिर्ची, धनिया वगैरह, इन सभी का भी उत्पादन उसी के साथ साथ कर लिया जाता है। तो भारतीय कृषि की एक विशेषता ये है कि भारतीय कृषि कैसी है, मिश्रित प्रकार की है। कैसी है भाई, मिश्रित प्रकार की है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं कि भारतीय कृषि की विशेषता में भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल, 3287,263। कुल क्षेत्रफल में कृषि का प्रतिशत, कृषि क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत का कुल क्षेत्रफल है, उसमें कृषि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, लगभग 51% भाग पर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 है, तो उसमें से 51%, लगभग 17 लाख हेक्टेयर, 17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या की जाती है, कृषि। तो इससे भी हम पता लगाया जा सकता है कि हमारी जो भारतीय जनसंख्या है वो कृषि प्रधान जनसंख्या है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। इसके बाद कह सकते हैं अगला, जोतों का छोटा आकार। अक्सर बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जोत क्या होता है। जोत का मतलब होता है खेत। जोतों का छोटा आकार, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अक्सर समझाया जाता है इस तरीके से कि जोत कहते हैं खेत को, उनका छोटा आकार कैसा होता है। देखिए हमारे अगर पूर्वजों के ऊपर हम जाए 50 साल 100 साल पहले, तो हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे उनके पास सैकड़ों बीघाएँ ज़मीन होती थी। उनके 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 औलादें हुआ करती थी। तो उन सभी में वो तकसीम हो जाया करता था, यानी कि बंटवारा कर दिया जाता था। जैसे मान लीजिए किसी एक पिता के पास 100 बीघा ज़मीन है, किसी एक इंसान के पास, उसके मान लीजिए 5 बेटे हैं, तो उन 5 में उसका बंटवारा हो जाएगा। तो प्रत्येक के पास 20 बीघा ज़मीन आएगी। 100 बीघा एक के पास थी, लेकिन अगली पीढ़ी में वो कितनी रह गई, 20 बीघा। मान लीजिए उन 5 बेटों के 4-4 पुत्र हैं, 4-4 पुत्र है, तो एक बेटे के मात्र 5 बीघा ज़मीन आएगी। और उस अगली पीढ़ी में मान लीजिए, ऐसे कह सकते हैं कि हम जनसंख्या पहले ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे परिवार छोटे होते जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए 2 बेटे होंगे उसके, तो 2 बेटों में वो 5 बीघा के 2.5 बीघा रह जाएगी। इस तरीके से दिनों दिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खेतों का आकार, जोतों का आकार जो है वो छोटा होता जा रहा है। ये भी भारतीय कृषि की एक विशेषता है, कह सकते हैं कि समस्या भी है। इसके अलावा कुछ और बात है, भारतीय कृषि पारंपरिक प्रकार की है। पारंपरिक रूप से भारतीय कृषि करते हैं। पारंपरिक रूप में क्या है कि भारत में वही आज भी कई इलाकों में, हालांकि वर्तमान की स्थिति तो थोड़ी सी ठीक ठाक है, पिछले कुछ 10-5 सालों में बहुत ज़्यादा उन्नति की है हमने कृषि के क्षेत्र में। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि वर्तमान में भी कई क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से की जाती है, यानी कि वही खेत के पीछे हल लगाकर, बैल के पीछे हल लगाकर, और इसके अलावा गोबर की खाद के माध्यम से और घर वालों के माध्यम से, यानी कि मानवीय श्रम का उसमें अधिकतम इस्तेमाल किया जाता है। फावड़े वगैरह जो घरेलू आइटम होते हैं उनके माध्यम से ही क्या की जाती है, कृषि। ये 6-7 कारक है। इसके अलावा एक कारक और है, भारतीय कृषि श्रम आधारित कृषि है, यानी कि बहुत ज़्यादा श्रम लगता है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता होती है, बहुत कम उत्पादन भारतीय कृषि के माध्यम से होता है। तो इन सभी बातों को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा।
आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों को, जिनमें गेहूँ, चावल और अन्य खाद्य फसलों को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए।